हरि ओम भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षिणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। नमो नमः सर्वेभ्यः। वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संधि प्रकरणे तत्रापि हलसंधि प्रकरणे स्म। गतकक्षायां वयं मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि एतद् विषये सर्वम् अस्माभिः अधीतम्। आज हम पूर्व सवर्ण संधि के विषय में पढ़ेंगे। उदस्था स्तंभोः पूर्वस्या। तो इस विषय में उत्थानम ऐसा करके एक प्रयोग बनता है। तो पहले हम इस प्रयोग को सिद्ध करते हुए सूत्रों को समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये बनता है उत्थानम। अब इसका जो है क्या होता है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उद्धन स्थानम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए उद्धन स्थानम ऐसा बन गया है। उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्या, उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्या, ऐसा एक सूत्र है, ठीक है। सूत्र क्या कहता है, उदः परयोः, उदः परयोः स्था स्तंभोः, उदः परयोः स्था स्तंभोः। यहां पर देखिए स्था धातु हो अथवा स्तंभ धातु हो, ठीक है। स्था धातु हो अथवा स्तंभ धातु हो। उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्। देखिए क्या है, उद से परे स्था अथवा स्तंभ हो तो क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण हो जाता है। मात्र इतना कह रहा है, आगे इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है वो समझते जाएंगे हम। यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि भाई उद से परे स्था धातु हो अथवा स्तंभ धातु हो, ये दो धातुएं अगर होती है तो क्या होता है, वहां पर उस स्था अथवा स्तंभ को पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व सवर्ण से अभिप्राय है कि जो ये पूर्व वाला वर्ण है इसके जो सवर्णी होंगे वो आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं वो हम आगे देखेंगे। उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्, पूर्व वाले के सवर्णी हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं देखते हैं। अब देखिए यहां पर स्थिति क्या थी कि भाई उदः परयोः, उदः परयोः स्था स्तंभोः, उद से परे, ये जो परे वाला अर्थ है ना, ऐसा जो अर्थ किया हमने, ये वस्तु तस्तु इसमें नहीं था। उदस्था स्तंभोः पूर्वस्य, इस सूत्र में उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य, ठीक है। इस सूत्र में क्या है, उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य, मात्र इतना कहा गया। परंतु जब हम सूत्रार्थ करते हैं तो क्या होता है, उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्, ऐसा हो जाता है, ठीक है। देखिए कि भाई उद के परे यदि स्था और स्तंभ हो तो, उद से परे स्था और स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण हो जाता है। परंतु इस सूत्र में परे ऐसा कोई अर्थ आता नहीं है, तो वो कहां से आता है, सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्यः। ये हमने पहले भी देख लिया था, फिर भी यहां पर हम देखेंगे इसको। तस्मात् इत्युत्तरस्य, ठीक है, ऐसा एक सूत्र है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, ठीक है। अब ये तस्मादित्युत्तर से जो सूत्र है ये क्या कहता है, देखिए
पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। क्या कहता है? अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। ठीक है, अर्थात पंचमी निर्दिष्ट यदि कोई पद हो तो, और पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, जो कार्य किया जा रहा है, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, बीच में यदि किसी भी वर्ण का व्यवधान ना हो तो अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, परस्य ज्ञेयम्, परे वाले का जानना चाहिए। देखिए दिक्कत पता क्या हुई, इसने कहा कि भाई उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, अर्थात उद से परे स्था और स्तंभ हो तो उसको पूर्व स्वर्ण हो जाता है। अब यहां पर पूर्व स्वर्ण किसको हो? ठीक है, स्था को, स्तंभ को, अर्थात क्या होता है कि भाई उद से ये परे बैठे या आगे बैठे या पीछे बैठे। ठीक है, तो उसका निर्धारण किया जाता है तस्मात् इत्युत्तर से। ये कहता है कि भाई उदः परयोः, परे जो अर्थ आया है ना वो इस तस्मात् इत्युत्तर से, इस सूत्र के बलबूते आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर पंचम्यंत है उद, उदहा ऐसा है, उदहा परयोः, परयोः स्था स्तंभोः पूर्व स्वर्णः। तो ये जो पारे वाला जो अर्थ आया जो इसमें नहीं था वो तस्मात् इत्युत्तर से, इस सूत्र से लिया जाता है। यह है परिभाषा सूत्र। तो परिभाषा सूत्र के विषय में हमने पहले भी देखा था, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। ठीक है, तो अब यहां पर उदः स्था स्तंभोः पूर्व स्वर्णः, उद को स्था और स्तंभ, उद में अर्थात उद हो और स्था और स्तंभ हो तो उसको पूर्व स्वर्ण हो जाता है, ऐसा अर्थ लिया गया था। परंतु ये स्था और स्तंभ पूर्व में हो अथवा पर में हो, ये अर्थ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ऐसा जब अनियम हुआ तो इस अनियम को नियमित करने के लिए तस्मात् इत्युत्तर से ये सूत्र आता है। तो ये क्या कहता है? पंचमी उदः, ये पंचम्यंत है, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरेण, बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, परे वाले का जानना चाहिए। इतना पता लग गया। ठीक है, परे वाले का लग गया पता, स्था और स्तंभ इनमें से ही होगा। अर्थात अभी हम स्था का उदाहरण ले रहे हैं तो स्था का होगा। ठीक है, स्था को होगा, क्या होगा? अब स्था से पूर्व जो होगा उसको पूर्व स्वर्ण हो जाएगा, ऐसा अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक समस्या और है यहां पर उपस्थित हो जाती है। स्था स्तंभो हो, स्था स्तंभो हो, यह है षष्ट्यंत। ठीक है, ये दोनों पद जो है वो क्या है? षष्ट्यंत है, षष्ठी विभक्ति में है। ठीक है, तो जब षष्ठी विभक्ति में है तो अलोन्त्यस्य यहां पर परिभाषा उपस्थित हो जाती है। देखिए क्यों होती है परिभाषा उपस्थित, क्योंकि यहां पर भी समस्या उपस्थित हो गई। क्या समस्या होगी कि भाई किसको पूर्व सवर्ण होता है, अर्थात किससे पूर्व वाले को पूर्व स्वर्ण होगा। यहां पर स्था में सकार भी है, थकार भी है, आकार भी है। किसको हो, किसको हो, ये अनियम हो गया। ठीक है, जब अनियम हो गया तो यहां पर अलंत्यस्य आ जाता है। कहता कि भाई षष्ठी निर्दिष्ट जो है, षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलादेशः स्यात्। यदि कोई ये स्था स्तंभ ये षष्ट्यंत है ना, तो स्था स्तंभ जो षष्ट्यंत है तो षष्ट्यंत होने के कारण क्या हो जाता है, ये अंतिम वाले वर्ण के से पूर्व जो वर्ण होगा वहां पर उसको पूर्व स्वर्ण होगा। तो ऐसा कह रहा है, परंतु उसका बाद कर दिया जाता है। ठीक है, हमें अंतिम वर्ण आकार के स्थान पर हमें यहाँ पर कोई भी आदेश आगम या कुछ भी पूर्व स्वर्ण या परस्वर्ण नहीं करना है। ठीक है, तो उसका बाद कर दिया जाता आदेह परस्य। आदेह परस्य सूत्र क्या है? आदेह परस्य ये कहता है कि भाई परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम। अर्थात देखिए यहां पर परस्य यद विहितम, अब तस्मात् इत्युत्तर से इस सूत्र ने क्या कहा? परे वाले का बोध होता है। परे वाले का अर्थात स्था का बोध हुआ यहां पर। तो अब स्था में से भी किसका बोध हो, सकार का हो, थकार का हो, आकार का हो, किसका बोध हो ये पता नहीं चल रहा था। तो आदेह परस्य सूत्र क्या कहता है? परस्य यद विहितम, परे वाले का जो बताया गया आपको, परस्य यद विहितम
तस्य आदेर बोध्यम, वो उसके आदि वाले को कहना चाहिए। अर्थात आदि वाला जो होता है उसके स्थान पर पूर्व स्वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर यही समस्या बनी थी ना कि भाई परे वाले के स्थान पर पूर्व स्वर्ण हो जाता है। परे वाले के स्थान पर किसके स्थान पर? यहां पर स्था में सौकार भी है, थौकार भी है, आकार भी है। स्तंभ में सौकार भी है, तौकार भी है, मौकार भी है, भौकार भी है। किसके स्थान पर हो? तो यही कहता है, पहले षष्ठी निर्दिष्ट वो अलुंत्य से आ जाता था, अलुंत्य से क्योंकि षष्ट्यंत है, तो षष्ट्यंत होने की वजह से अलुंत्य से आ रहा है। वो कह रहा है षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अलादेशस्य, अर्थात आकार के स्थान पर पूर्व स्वर्ण हो जाए, जो कि सूत्राम नहीं हो सकता है, तो फिर उसका बाद करके आदेह परस्य कहता है। ये भी परिभाषा सूत्र है। ठीक है, यहां पर पूरे में देखिए अनियम ही हो रहा है और उस अनियम को नियमित कर रहा है परिभाषा सूत्र। ठीक है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तो यहां पर कहता है परस्य यद विहितम तत्तस्य आदिर्बोध्यम, परे वाले को जो कहा गया वो उसके आदि वाले के स्थान पर हो, अर्थात ना आकार के स्थान पर होता है, ना बीच वाले के स्थान पर, ना अंतिम ना बीच, परंतु आरंभ वाला जो है उसके स्थान पर होता है। ठीक है, यहां पर हम थोड़ी सी इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, आदेह परस्य, ये सूत्र क्या कर रहा है अब यहां पर? आदेह परस्य, परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस सौकार के स्थान पर अब क्या होगा? पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व सवर्ण अर्थात सौकार से पूर्व क्या है? दकार है। अब इस दकार के सवर्णी कौन कौन है? तकारः, थकारः, दकारः, धकारः, नकारः, तथा द न, यही है ना पूर्व स्वर्ण, तो यही है ना दकार के स्वर्ण। तो इस सौकार के स्थान पर पूरे के पूरे ये पांचों के पांचों वर्ण आ गए, तथा द धन। जैसे ये समस्या हमने बहुत बार पहले भी अनुभूत की और इसका निदान कैसे होता है वो भी हमने देखा था, है ना। तो सौकार के स्थान पर जब ये पांचों के पांचों वर्ण उपस्थित हो गए, पुनः अनियम हो गया। पुनः जब अनियम हो गया तो पुनः परिभाषा सूत्र आया, स्थाने अंतरतमः। कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, कि भाई प्रसंग में जो सदृशतम अर्थात समान हो उसी का ग्रहण कर लेना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं, अब देखिए इसका सौकार का उच्चारण स्थान क्या है? लुतुलसानाम दंतः। ठीक है, इसका क्या हो गया? दंत है। ता था द ध न, ऋतु लसानाम, तू तवर, ता था द ध न, इन सब का दंत हो गया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस अर्थात इनका सबका दंत हो गया, अर्थात हमको तो सौकार के स्थान पर कोई एक वर्ण चाहिए। अब इसका भी दंत है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। इसका मतलब ये मात्र उच्चारण स्थान से हल होने वाली समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पर आंतरतम्य परीक्षा करेंगे। कैसी परीक्षा करेंगे? आंतरतम्य परीक्षा करेंगे। पहले हम क्या देखते हैं? उच्चारण स्थान देखते हैं, अगर समान नहीं हुए फिर हम आभ्यंतर प्रयत्नों की ओर जाते हैं, आभ्यंतर प्रयत्नों के बाद हम बाह्य प्रयत्नों की ओर जाते हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर उच्चारण स्थान मिला के देख लिए। उच्चारण स्थान जो है वो समान है इन सभी के, तो सौकार के स्थान पर किसको लाया जाए? नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पांचों के पांचों प्राप्त फिर से हो रहे हैं। अब इनका हम आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे। सकार का जो आभ्यंतर प्रयत्न है, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, जो लास्ट में श स, ये श श स ह, ये जो है शर प्रत्याहार के अंतर्गत जो विवरण आते हैं, ये ईषद विवृत कहलाते हैं। ठीक है, श श स ह, ये क्या है? विपरीत है, ईषद विपरीत है। तो सकार जो है ईषद विपरीत हो गया। अब यहां पर देखते हैं ईषद विपरीत कौन है? कोई भी नहीं है। क्या है? कोई भी नहीं है। तो पुनः अनियम हुआ, इसके स्थान पर कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, पुनः अनियम हो गया। अब हमने उच्चारण स्थान मिला के देख लिए, नहीं मिले। अब हमने उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न मिला के देख लिए, नहीं मिले। अब हम बाह्य प्रयत्नों की ओर दौड़ेंगे। ठीक है, अब हम बाह्य प्रयत्न देखिए। बाह्य प्रयत्न इसका देखिए क्या है। बाह्य प्रयत्न कैसे देखेंगे हम? इसका है विबार श्वास अघोष।
खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च, वहां पर खर प्रत्याहार में शशसर, ठीक है, खप चटत 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 कपै शशस श श शशसर हल, जो ये लास्ट में हकार भी आ जाता है। तो ये जो वर्ण है ये क्या है, ये शर प्रत्याहार खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो खर प्रत्याहार जो भी वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत वो होते हैं विवार और श्वास और अघोष। तो बाह्य प्रयत्न क्या हुआ इसका, बाह्य प्रयत्न क्या हुआ, विवार श्वास अघोष, ठीक है। अब ये देखना है कि अल्पप्राण है या महाप्राण है, तो ये है महाप्राण, ठीक है, महाप्राण है ये। कैसे महाप्राण है, वहां पर कहा ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणः द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। यह शल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो श श स और हल का लास्ट में जो हल का लौकार है, श और लौ को मिला देंगे तो शल प्रत्याहार हो जाएगा। तो सकार शल प्रत्याहार में आता है और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण वर्ग के और शल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो वो महाप्राण कहलाता है, ठीक है। अब सकार का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। अब देखिए विवार श्वास अघोष और महाप्राण। अब ऐसा चाहिए हमको, क्या चाहिए, विवार श्वास अघोष और महाप्राण, इनमें से जिसका भी होगा वो हमें यहां पर सकार के स्थान पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कु चू टू तू पु, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इसमें तवर्ग भी है, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा ये तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहीं से हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा ये तीनों वर्ण जो है ये कैसे हैं, ये तीनों वर्ण कैसे हैं, ये है अल्पप्राण। प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणः, पहला तीसरा पांचवा जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, और ये जो दूसरा और ये चौथा जो होता है ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये महाप्राण होते हैं। ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु द्वितीय और चतुर्थ वर्ण भी और उनके साथ शल प्रत्याहार को जोड़ देंगे, इसको महाप्राण कहा जाता है। पहला तीसरा पांचवा और यण प्रत्याहार को मिला दीजिए वो अल्पप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण चाहिए हमको पहले ही, ये हमने देखना ही नहीं, अभ्यंतर प्रयत्न देखना ही नहीं पहले, तो हमने सिर्फ महाप्राण देखा तो पहला तीसरा पांचवा तो हमने पहले ही निकाल दिया। अब देखिए धकार पे आ जाते हैं, ठीक है। अब सकार का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ठीक है, दंत है। अब धकार का उच्चारण स्थान क्या है, त थ द ध म, ठीक है, इसका भी उच्चारण स्थान दंत ही है, ठीक है। आगे विवार श्वास अघोष, ये धकार अब हमने ये देखना है कि भाई बाह्य प्रयत्नों में आता है क्या इसके साथ, तो बाह्य प्रयत्नों में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि जबगड़ घ ढ धस जबगड़ धस ये आता है हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने की वजह से इसका जो है वो क्या होता है, संबार नाद घोष। तो संबार नाद घोष होने की वजह से हमको तो चाहिए विवार श्वास अघोष, ठीक है। तो इसके स्थान पर अब थकार ही आ जाएगा, क्यों, थकार का देखिए उच्चारण स्थान भी दंत है, ठीक है। और ख फ छ ठ थ च ख फ छ ठ ठ थकार आ गया ना। थकार जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, खर प्रत्याहार में विवार श्वास अघोष आते हैं, ठीक है। तो विवार श्वास अघोष जब आया तो ये भी विवार श्वास अघोष मिल गया। अब देखना ये अल्पप्राण है या महाप्राण, पहला दूसरा द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है वो शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और उसे महाप्राण कहा जाता है। तो देखिए मात्र थकार ही है जो सकार के स्थान पर आ सकता है, उसका हमने पूरे का पूरा पोस्टमार्टम करके देखा। तो अब हम इसके स्थान पर क्या है, यहां पर ये लेके आते हैं किसके स्थान पर, सकार के स्थान पर, ठीक है। उदधन सकार के स्थान पर थकार आ गया और थकार ऑलरेडी है वहां पर एक थानम, ऐसी स्थिति बन गई, ठीक है। इसको हम अब मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता फिलहाल
हमें नहीं है। ठीक है। अब एक बात और आपको अगर समस्या हो रही होगी कि भाई ये इतना जो है विवाह, श्वास, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये क्या चला हुआ है, ये कैसे हो रहा है, किसके वर्ण, किसके स्थान पर कौन सा वर्ण आ रहा है, सीधा सीधा बता दीजिए कि भाई सौकार के स्थान पर थौकार आया। तो ये तो सत्य है कि सौकार के स्थान पर थौकार आया, परंतु कैसे आया ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और संधियों में इको यणचि इत्यादियों में हमने बहुत विस्तृत रूप से इस विषय पर चर्चा की, परंतु वहां पर हमने सिर्फ उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नों को लिया, परंतु बाह्य प्रयत्नों और अल्पप्राण महाप्राण तक हम नहीं पहुंच पाए थे। तो यहां पर हमें पहला मौका मिला जो हम उच्चारण स्थान से लेकर के महाप्राण तक पहुंच सके, और ये किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, बाह्य प्रयत्न क्या है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, ये सारी की सारी चर्चा हमने कहां पर कर ली थी, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में। ठीक है, वो आपको उसे पीछे वाली कक्षाओं में मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के इसको पहले समझ सकते हो और उसके बाद ये विषय आपके समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अब देखिए उदत्थानम ऐसी स्थिति बन गई, हमें बनाना क्या है, उत्थानम। ठीक है, आगे सूत्र है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे क्या कहता है, हलः परस्य झरो लोपो स्यात् सवर्णे झरी। हल से परे क्या कहता है, हलः परस्य झरो वा लोपः स्यात् सवर्णे झरी। हल से परे यदि सवर्ण झर हो तो क्या होता हो जाता है, पूर्व वाले झर का, झर वर्ण का लोप हो जाता है। अब देखिए झर वर्ण के अंतर्गत ये थौकार भी आता है, ये थौकार भी आता है। हल के परे, हल वर्ण है दकार, हल के परे झर हो तो, और उस झर से परे उसका सवर्णी झर हो, सवर्णी अर्थात समान वर्ण वाले, सवर्णी झर हो तो पूर्व वाले झर वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक है, आप ये प्रत्याहार बना करके देखेंगे तो ये दोनों के दोनों झर प्रत्याहार में उपस्थित हो जाते हैं। झ बगड़ा दश से झ से लेकर के चलिए आप कहां पर, शशसर तक। ठीक है, ख फ छ ठ थ, तो उसके अंतर्गत ये दोनों के दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए पूर्व थौकार का, पूर्व झर वर्ण का लोप हो गया, सवर्ण झर के परे रहते, थौकार गया, उदधन थानम ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां पर दकार के स्थान पर खरी च से चर्प होकर के तौकार हो गया। ठीक है, उत धनम थानम, तो स्थिति क्या बनेगी, उत्थानम। ठीक है, तो देखिए यहां पर झरो झरी सवर्ण है, इस सूत्र से जो लोप हुआ है वो विकल्प से हुआ है। ठीक है, विकल्प से यहां पर अभिप्राय यह है, एक जगह पर होता है एक जगह पर नहीं होता। जहां पर लोप हो गया वहां पर उत्थानम बन गया, और जहां पर क्या हुआ, थकार का लोप नहीं हुआ, वहां पर डबल थकार युक्त रह गया। तो क्या हो गया, ये देखिए थकार वैसे के वैसे ही रह गया, उत्थानम डबल थकार युक्त हो गया। ठीक है, तो वहां पर उत्थानम ऐसा बन गया। तो आज हमने उदस्था स्तंभोः पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य झरो झरी स्वर्णे खरी च, खरी झलाम चरास्यु, उत्थानम उत्तंबनम, उत्तंबनम भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने उत्थानम बना दिया। तो आशा करता हूं ये विषय समझ में आ गया होगा। कल हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। नमो नमः।